नमस्कार, एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। इसमें हम सेक्शन 12.3 सर्किट डायग्राम एंड सेक्शन 12.4 ओम्स लॉ ये दोनों पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं सेक्शन 12.3 सर्किट डायग्राम से। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 12.1 comprises a shell or a battery, a plug key, electrical components and connecting wires। फिगर 12.1 ऊपर है, इसमें एक इलेक्ट्रिक सेल बैटरी यहाँ लगी है, की यहाँ लगी है, ये स्विच का काम करती है, बल्ब लगे हैं, एक एमीटर लगा है और ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। तो इन चीजों को मिला के एक सर्किट बनती है। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रॉ अ सेमेटिक डायग्राम इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स कन्वीनियंटली यूज्ड। तो सर्किट को बनाते समय जो भी चीजें सर्किट में कनेक्टेड हैं उनके सिंबल्स से उनको रिप्रेजेंट करने में आसानी होती है। जैसे कि बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिससे करंट नापते हैं हम, ये बैटरी और ये की का सिंबल है। तो इन्हीं सिंबल्स के बारे में हम यहाँ डिटेल से पढ़ रहे हैं। कन्वेंशनल सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर गिवन इन टेबल 12.1। तो कौन सा सिंबल किस चीज के लिए यूज होता है ये दिया है टेबल 12.1 में। एक तरफ कंपोनेंट के नाम बता रखे हैं, दूसरे तरफ सिंबल है। जैसे कि पहला है एक इलेक्ट्रिक सेल, एक बैटरी, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी लाइन, उसके बाद एक छोटी लाइन और दोनों तरफ दो हॉरिजॉन्टल लाइंस। और बड़ी वाली वर्टिकल लाइन के अक्रॉस पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटी वाली वर्टिकल लाइन के अक्रॉस नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसी तरह अगर हमें बैटरी के कॉम्बिनेशन को दिखाना हो कि एक के बाद एक बैटरी अटैच्ड है, तो उसे हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि पहले एक बैटरी ड्रॉ कर ली, सिंगल बैटरी का नेगेटिव वाला एंड जहां खत्म हो रहा होगा वहां से हम दूसरी नई बैटरी ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। आप रियल लाइफ में भी देखेंगे, फॉर एग्जांपल टॉर्च में जब हम बैटरी लगाते हैं तो कुछ इसी तरह लगाते हैं। ये एक प्लग की का सिंबल है, ये स्विच की तरह काम करता है। इसके बीच में डॉट नहीं हो तब ये सर्किट ओपन होती है, स्विच ऑन नहीं होता, करंट पास नहीं कर रहा होता इस सर्किट से। और जब ये स्विच क्लोज्ड की तरह होता है तो इसके बीच में डॉट लगा होता है और ऐसा हो तो करंट पास कर रहा होता है सर्किट से। दो वायर के जॉइंट को इस तरह से दिखाते हैं, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल वायर और वर्टिकल वायर कनेक्टेड हैं। और अगर हमें वायर की क्रॉसिंग दिखानी होती है कि एक हॉरिजॉन्टल वायर और वर्टिकल वायर क्रॉस कर रहे हैं और वर्टिकल वायर हॉरिजॉन्टल वायर के ऊपर से बस पास कर रही है, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, तो इसे कुछ इस तरह से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरह से दिखाते हैं। रेजिस्टर या रेसिस्टेंस को हम इस तरह से दिखाते हैं। ये रेसिस्टेंस क्या होता है हम जस्ट नीचे पढ़ने वाले हैं। वेरिएबल रेसिस्टेंस का ये सिंबल है। एमीटर हमने ऊपर भी देखा है जो करंट मापने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और वोल्टमीटर को सिमिलरली वी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये भी देखा था कि एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं। ये चीजें हमने पढ़ी हैं पार्ट 1 में। क्विक प्रमोशन, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखिए उसे। आइए पढ़ते हैं सेक्शन 12.4 ओम्स लॉ। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। ओम्स लॉ एक रिलेशनशिप है पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट में। करंट क्या होता है? करंट के बारे में हमने पढ़ा है कि वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, चार्ज किस रफ्तार से फ्लो करता है वो करंट है। और पोटेंशियल डिफरेंस वो फैक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस वो कारण है जिससे चार्ज फ्लो करता है। वायर के दो एंड्स पे जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तभी करंट फ्लो करता है। तो ये चीजें हमने डिटेल में पढ़ी है पार्ट 1 में, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखिए। लेट अस एक्सप्लोर विथ एन एक्टिविटी। आइए इसे एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। एक्टिविटी 12.1। पहला पॉइंट है कि सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 12.2। तो नीचे है यहाँ फिगर 12.2। ऐसा एक सर्किट हमें सेटअप करना है कंसिस्टिंग ऑफ नाइक्रोम वायर XY। ये नाइक्रोम वायर XY कहाँ है? ये X है और ये Y है। नाइक्रोम या निक्रोम आप जो कहें, ऑफ लेंथ 0.5 मीटर और इस वायर की पूरी लेंथ 0.5 मीटर है। अ वोल्ट मीटर एंड 4 सेल्स ऑफ 5 वोल्ट ईच। इस सर्किट को बनाने के लिए हमें एक वोल्ट मीटर चाहिए और 4 बैटरियां चाहिए। और ये निक्रोम या नाइक्रोम क्या होता है? ये एक एलॉय है निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन मेटल्स का। तो इस एलॉय से वायर बनता है और ये वायर हमें अपने इस एक्टिविटी के लिए लगेगी। सेकंड पॉइंट है कि फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट। सबसे पहले इस सर्किट में एक ही सेल लगा के देखेंगे। नोट द रीडिंग इन द एमीटर आई फॉर द करंट
एंड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक सेल लगाने के बाद हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिख रहा है वोल्ट मीटर में ये नोट करना है, और एमीटर में क्या करंट दिख रहा है ये नोट करना है। अक्रॉस द नाइक्रोम वायर XY इन द सर्किट, टेबुलेट देम इन टेबल गिवन। और पहले एक बैटरी लगा के इन दोनों की वैल्यू नोट करनी है इस वाले टेबल में, फिर आगे हम एक एक बैटरी बढ़ाते जाएंगे और जो भी वैल्यू एमीटर और वोल्ट मीटर में आ रही है उसे यहाँ पे नोट करते जाएंगे। तो अगला पॉइंट वही है कि नेक्स्ट कनेक्ट टू सेल्स इन द सर्किट एंड नोट द रेस्पेक्टिव रीडिंग्स ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर फॉर द वैल्यूज ऑफ करंट थ्रू द नाइक्रोम वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर। ये XY ये है नाइक्रोम वायर और इसके पैरेलल में यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है, और एमीटर हम जानते हैं हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इसीलिए एमीटर इसके सीरीज में है। इस नाइक्रोम वायर के अलोंग वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग होती है और एमीटर की क्या रीडिंग होती है ये हमें एक एक बैटरी बढ़ा बढ़ा के देखनी है और इस टेबल में नोट करना है। रिपीट द अबव स्टेप यूजिंग 3 सेल एंड देन 4 सेल इन द सर्किट सेपरेटली। एक एक करके बैटरी बढ़ाते जानी है, रीडिंग नोट करते जाना है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ V to I फॉर ईच पेयर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I। अब ये जो भी वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की और करंट की हमें मिली है उसका रेशियो उन दोनों को डिवाइड करके हम लोग यहाँ इस तीसरे कॉलम में भरेंगे। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ। कितने पोटेंशियल डिफरेंस होने पे कितना करंट था सर्किट में इसका एक ग्राफ बनाना है। वो ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे कि 0.8 पोटेंशियल डिफरेंस पे 0.2 एम्पियर करंट था तो इसके अलोंग एक डॉट बना देंगे, और सिमिलरली जो भी हमारी चारों रीडिंग है उसके लिए 4 डॉट बनाएंगे, और जब फाइनली हम उन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें ये लाइन मिलेगी। In this activity, you will find that approximately the same value of V by I is obtained in each case. तो potential difference upon current की जो वैल्यू मिलेगी आपको हर केस में वो approximately same होगी। Thus, the VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph as shown in figure 12.3. हम जैसे जैसे भी बढ़ाते जा रहे हैं, बैटरी यहाँ लगाते जा रहे हैं, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो ये जो V और I का रेशियो है, V by I है, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है हर केस में। इसीलिए हमें जो यहाँ ग्राफ मिली है एक स्ट्रेट लाइन मिली है, और इसे कैसे बनाना है ये भी बताया मैंने आपको, और ये ओरिजिन से पास करेगी। तो इसीलिए 10 V by I इज अ कांस्टेंट रेशियो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि V by I की जो भी वैल्यू आएगी, आप आगे भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो ये जो रेशियो है ये ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली है किसी भी वैल्यू पेयर के लिए। तो इसी फैक्टर पे बेस्ड है ओम्स लॉ। इन 1827 अ जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट I फ्लोइंग इन अ मेटालिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। ओम ने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को ऑब्जर्व किया। He stated that the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V across its ends provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. इन्होंने कहा कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, या फिर जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। इसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना कहते हैं। और इस चीज के लिए एक ही कंडीशन है कि जो टेम्परेचर है वो एक जैसा रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ता या घटता है तो हो सकता है इसमें चेंज हो, और इसी लॉ को हम ओम्स लॉ कहते हैं। इस पूरे चीज को आप 2 वर्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इन्फिनिटी का मुंह आप खुला छोड़ दें, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि V by I की जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, और इस कांस्टेंट को V by I वाले कांस्टेंट को एक नाम दिया गया है R फॉर रेसिस्टेंस। अगर हम इस कांस्टेंट को एक नाम दे देते हैं R, तो ये V by I इक्वल टू R एक इक्वेशन बन जाती है, और यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू IR बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यही जन्म होता है आपके रेसिस्टेंस का, ये एक कांस्टेंट है। इन इक्वेशन 12.4 R इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन मेटालिक वायर। आपने देखा होगा हम यहाँ नाइक्रोम वायर लेके टेस्ट कर रहे थे, तो इसका जो रेसिस्टेंट था, जो भी V by I की वैल्यू थी वो कांस्टेंट थी, तो यही उसका रेसिस्टेंट था। ये किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के लिए ऑलमोस्ट सेम रहता है। R is a constant for a given metallic wire at a given temperature and is called resistance.
एक दिए हुए मेटालिक वायर के लिए ये रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है एक गिवन टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर फिक्स्ड है तो एक मेटालिक वायर का रेसिस्टेंस भी फिक्स्ड होगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। जो भी कंडक्टर है, मेटालिक वायर है, चाहे वो नाइक्रोम का बना हो, कॉपर का बना हो, एल्यूमिनियम का बना हो, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि चार्ज जब भी उससे बहेगा, चार्ज फ्लो करेगा, तो उसको वो लोग रेसिस्ट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज ओम, रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा। रेसिस्टेंस को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं और रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V बाई आई, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई। इसका जस्ट उल्टा है, B बाई आई इक्वल टू R यहाँ देखा था, तो इसे ही उलट के लिख सकते हैं। If the potential difference across two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. Because 1 volt upon 1 ampere करेंगे तो हमें 1 ohm मिल जाएगा। तो हम 1 ओम को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हमने ये जो इक्वेशन देखी R इज इक्वल टू V बाई आई या V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से हम I की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, I इक्वल टू V बाई आर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। मतलब I V R में कोई दो चीजें दी होंगी तो हम तीसरे को निकाल पाएंगे। It is obvious from equation 12.7 that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance. हम यहाँ देख रहे हैं कि R डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे I न्यूमरेटर में है, तो रेसिस्टेंस I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। कहने का आशय ये कि अगर आप करंट बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा और अगर आप रेसिस्टेंस घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा। इफ द रेसिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ्ड। अगर रेसिस्टेंस को दोगुना कर दें तो करंट आधा हो जाएगा। इन मेनी प्रैक्टिकल कंडीशंस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है कि हम करंट को घटा या बढ़ा सकें, तब हम रेसिस्टेंस का यूज करते हैं और अपने हिसाब से करंट को एडजस्ट करते हैं। A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. करंट को रेगुलेट करने के लिए, रेसिस्टेंस बढ़ा घटा सकने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसे वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रिहोस्टैट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेसिस्टेंस इन अ सर्किट। एक सर्किट में रेसिस्टेंस चेंज करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे हम रिहोस्टैट कहते हैं या वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं। वी विल नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस of a conductor with the help of the following activity. Activity 12.2. Take a nichrome wire, a torch bulb, a 10-watt bulb and an ammeter 0 to 5 ampere range, a plug key and some connecting wires. तो ये चीजें हमें लेनी है ये एक्टिविटी करने के लिए। एक नाइक्रोम वायर, एक टॉर्च बल्ब, एक 10 वाट का बल्ब, एक एमीटर जो कि 0 से 5 एम्पियर के रेंज का हो, एक प्लग की और कुछ वायर जिससे हम चीजों को कनेक्ट करेंगे। Set up the circuit by connecting 4 dry cells of 1.5 volt each in series with ammeter, leaving gap XY in the circuit as shown in figure 12.4. तो यहाँ 4 बैटरी को एमीटर के सीरीज में कनेक्ट करके ये गैप XY छोड़ के इस तरह से ये सर्किट बनानी है। कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द नाइक्रोम वायर इन द गैप XY। ये है नाइक्रोम वायर, इसे इस XY गैप में लगा देंगे और ये सर्किट कंप्लीट करेंगे। प्लग द की, इस की को ऑन करेंगे, जैसा आप अभी देख रहे हैं ये की ऑन है। नोट डाउन द एमीटर रीडिंग, और सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगी तो एमीटर में कुछ रीडिंग शो होगी, करंट फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट में, तो उसे नोट करेंगे। टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग, और की को निकालेंगे तो ये सर्किट टूट जाएगी, करंट फ्लो करना बंद हो जाएगी। नोट, ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द करंट थ्रू द सर्किट। करंट मेजर कर लेने के बाद हमेशा की को निकाल दें, नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी क्योंकि सर्किट कंप्लीट रहेगा। तो रिप्लेस द नाइक्रोम वायर विद द टॉर्च बल्ब इन द सर्किट एंड फाइंड द करंट थ्रू इट बाय मेजरिंग द रीडिंग ऑफ द एमीटर। नाइक्रोम वायर को अब टॉर्च बल्ब से रिप्लेस कर देंगे और एमीटर की रीडिंग नोट करेंगे। नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द 10 वाट बल्ब इन द गैप XY। टॉर्च बल्ब के बाद हम 10 वाट का बल्ब रखेंगे और करंट मेजर करेंगे। What do the above observations indicate? तो हम अलग अलग चीजों के साथ ये पाएंगे कि हमें करंट की रीडिंग अलग अलग मिल रही है, क्योंकि निक्रोम वायर, 10 वाट के बल्ब और टॉर्च बल्ब का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। अब रेसिस्टेंस अलग होगा तो करंट भी अलग अलग फ्लो करेगा। हम जानते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। रेसिस्टेंस जिस तरह बढ़ेगा उस तरह करंट के फ्लो का अमाउंट घटेगा। You may repeat this activity by keeping any material component in the gap. इस गैप में आप किसी भी चीज को रख के ये एमीटर की रीडिंग देख सकते हैं। Observe the ammeter reading in each case, analyze the observation.
इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। हम इस एक्टिविटी में देखते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट्स को इस गैप XY में रखने के बाद एमीटर की रीडिंग अलग अलग होती है। वाई डू दे डिफर? Certain components offer an easy path for the flow of electric current while the others resist the flow. कुछ मटेरियल्स अपने से होके करंट को बड़ी आसानी से पास होने देते हैं, लेकिन दूसरे करंट के पास होने को रोकते हैं, रेसिस्ट करते हैं। We know that motion of electrons in an electric circuit constitutes an electric current. सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर। लेकिन एक कंडक्टर में, एक मेटल वायर में जो इलेक्ट्रॉन है उसे पूरी तरह मूव करने की आजादी नहीं होती। दे आर रेस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम्स अमॉन्ग विच दे मूव। इलेक्ट्रॉन्स को जिन एटम्स से होके गुजरना है वे एटम्स इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकते हैं। दस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेसिस्टेंस। कंडक्टर के रेसिस्टेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन के मोशन को कम किया जाता है, रिटार्ड किया जाता है, रोका जाता है। द कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेसिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। कंपोनेंट ऑफ गिवन साइज का मतलब है कि अगर हम 1 मीटर की वायर ले रहे हैं अलग अलग मटेरियल का, जैसे 1 मीटर का नाइक्रोम वायर लिया, 1 मीटर का कॉपर वायर लिया, 1 मीटर का एल्यूमिनियम वायर लिया, और अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा वायर कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, कितना रेसिस्टेंस दे रहा है, और उसके बेसिस पे जज करेंगे कि कौन सा गुड कंडक्टर है और कौन सा बैड कंडक्टर है। तो जो सबसे कम रेसिस्टेंस देगा उसे सबसे अच्छा कंडक्टर कहेंगे कि उससे होके इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास कर पाएगी, बिना रुकावट के पास कर पाएगी। अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेसिस्टर। जिस कंडक्टर का अच्छा खासा रेसिस्टेंस होता है उसे रेसिस्टर कहते हैं। A component of identical size that offers a higher resistance is a poor conductor. Again 1 मीटर वायर वाला एग्जाम्पल, अगर 1 मीटर का कॉपर वायर और 1 मीटर का सिल्वर वायर है तो कॉपर वायर अगर ज्यादा रेसिस्टेंस दे रहा है तो कॉपर वायर बुरा कंडक्टर हुआ, पुअर कंडक्टर हुआ। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेसिस्टेंस। और इंसुलेटर के बारे में हम जानते हैं कि इंसुलेटर से होके करंट फ्लो नहीं करता, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ ही नहीं करता कि वे फ्लो करे उस मटेरियल से होके, जैसे कि प्लास्टिक से होके करंट फ्लो नहीं करता। इंसुलेटर है और वो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस देता है इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में। तो आई होप आपको ये क्लियर है। हम पार्ट 2 को यहीं एंड करेंगे। हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे सेक्शन 12.5 एंड 12.6 का आधा हिस्सा, और बाकी की चीजें पार्ट 4 में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।